हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने जा रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो रिफंड अटक सकता है, पेनल्टी लग सकती है और नोटिसेस तक भी आ सकते हैं। लेकिन आपको इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चेकलिस्ट जो आपको इन सारे नॉन कंप्लायंस से बचा सकती है। तो अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैक्सिमम लोगों को लगते हैं, जो कि है सैलरी और टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले इसमें आता है आपका फॉर्म 16। ऑल्दो अब ये नाम बदल के फॉर्म 130 हो गया है, लेकिन इस साल आपको फॉर्म 16 ही मिलेगा। ये फॉर्म 16 आपका आता है आपके एम्प्लॉयर से, जिसमें आपकी सैलरी का और आपके टैक्स का ब्रेकअप होता है। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो। दूसरा है फॉर्म नंबर 26 AS। ये आपके पैन के अगेंस्ट आपका कंसोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट है, जिसमें आपके TDS डिडक्टेड, TCS डिडक्टेड, आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड और रिफंड की डिटेल्स जैसी सारी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है फॉर्म AIS एंड TIS। ये बेसिकली आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, जिससे आपके सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक होते हैं। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस आपके पैन के अगेंस्ट किए गए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल आपके फॉर्म AIS और TIS में दिखती है। तो जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करें, तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो फॉर्म 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नाम बदल के अब फॉर्म 130 हो गया है। फॉर्म नंबर 26 AS आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही AIS और TIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस की डिटेल की। सबसे पहले बात की जाए सेक्शन 80C की, तो इसमें आपको लगेगा ELSS म्यूचुअल फंड का प्रूफ। इसके साथ ही अगर आप ट्यूशन फीस क्लेम करते हो तो ट्यूशन फीस की रिसीट्स, PPF और LIC की रिसीट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप 80D में मेडिक्लेम क्लेम करते हो तो आपके लिए मेडिक्लेम की रिसीट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आपने होम लोन का रीपेमेंट किया है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा, हाउस रेंटल अलाउंसेस। अगर आप HRA क्लेम कर रहे हो तो रेंट की रिसीट्स भी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने लायक ये है कि ये सारे डिडक्शंस जो है वो आपको ओल्ड रिजिम में मिलते हैं। तो अगर आप ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एडिशनल इनकम्स है, जैसे बैंक की इंटरेस्ट इनकम के लिए आपको लगता है बैंक के इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट लगती है अगर आपकी कोई कैपिटल गेन इनकम है, तो ये स्टेटमेंट आप अपने ब्रोकर से या फिर अगर आप ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो वहाँ से इनकम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसका प्रूफ भी आपको लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविडेंड इनकम प्रूफ्स। ये सारी चीज़ें देखने में बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन अगर आपने ये मिस कर दी और AIS के साथ अगर आपका डेटा मिसमैच हो गया तो आपको नोटिसेस और पेनल्टी जैसे रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। अब एक गोल्डन रूल याद रखो, आपके जो भी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को आप अपने AIS के साथ वेरीफाई करो। फॉर एग्जांपल, आप अपने फॉर्म 16 को अपने AIS और फॉर्म 26 AS के साथ वेरीफाई करो, क्योंकि अगर कोई मिसमैच है इन डॉक्यूमेंट्स में तो आपको नोटिस गारंटीड आ सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि अपने बैंक स्टेटमेंट को और अपने फॉर्म 16 और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने AIS के साथ वेरीफाई करो और किसी भी होने वाले मिसमैच और नॉन कंप्लायंस से खुद को बचाओ। अब फटाफट बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स से जो आपको फाइलिंग के टाइम होने वाले केओस से बचा सकती है। सबसे पहले तो अपने डेटा को एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज्ड रखो। दूसरा, फाइलिंग के टाइम पे ऑटोफिल डेटा को हमेशा चेक करो। तीसरा, अगर आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहे हो तो अपने सारे इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस के प्रूफ जो है वो एक जगह कलेक्ट करके रखो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेडलाइन है 31 जुलाई 2026 सैलरीड और कैपिटल गेन के लिए, तो उसे मिस मत करो। इसके अलावा आपकी ITR फाइलिंग की जो डेडलाइन है उसे मिस मत करो, नहीं तो आपको 1000 से लेके 5000 तक की पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। वैसे दोस्तों, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ईयरली कंप्लायंस है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस चलाते हो तो मंथली कंप्लायंसेस मैनेज करना भी आपके लिए एक बड़ा टास्क हो सकता है। जैसे GSTR 1 फाइलिंग, GSTR 3B फाइलिंग, GST इन्वॉइसेस बनाना,
हर महीने जीएसटी या 2B और परचेसेस को रिकनसाइल करना। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर टीडीएस के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है तो आपको हर बार टीडीएस डिडक्ट करना और उसे रिकॉर्ड करना। ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस मैनेज करना आपके बिजनेस के लिए प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये 2026 है, एआई और ऑटोमेशन का साल। अगर आप एआई और ऑटोमेशन का सही यूज करते हैं तो ये सारी टास्क आपके लिए बहुत ही ईजी हो सकती है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो एआई और बुक कीपिंग का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। ये ना सिर्फ मुझे जीएसटी और टीडीएस जैसे कंप्लायंसेस में हेल्प करता है बल्कि और भी बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, कंप्लायंसेस, पेमेंट्स, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, सेल्स, वेंडर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर का एक बेस्ट फीचर है इसका एआई असिस्टेंट फ्रेया, जो मेरे बिजनेस के लिए एक वर्चुअल सीएफओ की तरह काम करता है। और साथ ही साथ ये आपके बिजनेस के लिए टेलर मेड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना एक पर्सनलाइज्ड ईआरपी प्लान कर सकते हो। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक नए ग्रोथ पर ले जाना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आईटीआर फाइलिंग के टाइम आपको मैंडेटरीली रखने चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, आईटीआर फाइलिंग जो है वो एक एग्जाम जैसा है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स और तैयारी पहले ही कर ली है तो आपको ये एग्जाम इजी लगेगी और आप सिंपली अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो और खुद को फ्यूचर में होने वाले नॉन कंप्लायंस और केओस से बचा सकते हो। तो आप हमें बताइए, क्या आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल किया?